गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम शुरुआत करने जा रहे हैं ज्योग्राफी में। हमारी 6वीं क्लास है ये, और इस क्लास में हम कवर करेंगे प्राथमिक पौने, प्राइमरी विंड। कभी आपने सुना होगा व्यापारिक पौनों के बारे में, पछुआ पौनों के बारे में, या फिर ध्रुवीय पूर्वा पौनों के बारे में, पोलर ईस्टर्लीज विंड के बारे में, वेस्टर्लीज विंड के बारे में, या फिर ट्रेड विंड के बारे में। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साटा जैसी कई और बातें भी आपने सुनी होगी। तो आपने इन कंसेप्ट से बहुत कुछ सीखने का मौका आपको आज मिलेगा, जो आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्लास की शुरुआत पुनः मैं कुछ सजेशन के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं विद्यार्थियों से मिलता हूं तो मुझे पता चलता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कल की क्लास में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। मैं पुनः आपको एक बात और स्ट्रिक्टली बता दूं कि यदि आप 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं तो इन आने वाले 3 महीनों में अपने सिलेबस को कवर करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। पूरा सिलेबस कवर हो जरूरी नहीं है, नोट्स बना लेना है, समझ लेना है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। और 2 विषय जिसको याद करने के लिए मैंने कहा है, आप चुन लीजिए कोई भी 2 विषय जिन्हें आपको याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, समझ लेना है, उनके फैक्ट याद कर लेने हैं। इसके बारे में मैं पुनः आपको बार बार याद दिलाते रहूंगा। यदि 2024 निकालना है तो प्रैक्टिस और रिवीजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप रहेंगे, जिसके माध्यम से हम 2024 में अपनी एक बेहतरीन बढ़त बना पाएंगे बाकी विद्यार्थियों से। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के ज्योग्राफी की कक्षा का। बस 1 मिनट का समय हम आपका लेंगे। यदि आप अपने यूपीएससी की शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की 2025, 26 या 24 के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। यदि आप फीस को कम करना चाहते हैं तो एक सुनहरा मौका आपके पास है। संडे के दिन मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। स्कॉलरशिप टेस्ट का मतलब होता है कि इस टेस्ट में आपके नंबर आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप का मतलब डिस्काउंट कोड सामान्य रूप से मिलता है। यदि आपकी पहली रैंक है तो आपको लैपटॉप तो पूरी तरह से फ्री मिलता है, साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। इनरोल करने के लिए रिफर कोड आपको एमके लाइव यूज करना है, बाकी कोई टेस्ट का फीस नहीं है। 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिल रही है। 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन, एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन 2024 के विद्यार्थियों के लिए, टॉप एजुकेटर, जिसमें हम सीसेट कंप्लीट कवर कराएंगे। ये स्पेशल डेडिकेटेड बैच है जो स्टार्ट किया गया है 9th मंथ को टारगेट करते हुए। हमारी बाकी कक्षाएं भी आप प्राप्त कर सकते हैं 9 महीनों के सब्सक्रिप्शन में। केवल इन्हीं एजुकेटर्स की नहीं, हमारी वाली पूरी कक्षाएं भी आपको मिल सकती हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन 9 मंथ का लेते हैं। ऑप्शनल के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमके लाइव आपको इसके लिए रिफर कोड अनिवार्यतः यूज करना होगा। और ऑफलाइन बैच निशुल्क जीएस फाउंडेशन वर्कशॉप 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। हमारी जो वर्कशॉप है वो 6 अक्टूबर के दिन है। आप सीधी मुलाकात हमसे 6 अक्टूबर के दिन कर सकते हैं। हम सीसेट पर चर्चा करने के साथ साथ आपके डाउट और रणनीति पर बातचीत करेंगे। आपको इस वर्कशॉप में ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं देनी है। मुखर्जी नगर आपको आना होगा, दिल्ली आना होगा, सीधी मुलाकात भी आप इसी बहाने हमसे कर सकते हैं। ये टाइमिंग आप देख सकते हैं कि 3 से 5:30 बजे के बीच में ये होगा। एड्रेस आपके सामने है। जो स्पेक्ट्रम के थ्रू हम स्टार्ट कर चुके हैं रिवीजन, उसमें जो दूसरी क्लास है जिसमें हमने 2 यूनिट का टारगेट आपको दिया है, कल इसका टेस्ट होगा, तो इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 अक्टूबर सुबह 10 बजे ये टेस्ट रहेगा। कदम कदम बढ़ाए जा, तीसरा लक्ष्य जो विद्यार्थी 24, 25, 26 को इसके अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं, कल के दिन शाम 6 बजे हम इस पर चर्चाएं करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो पवन पढ़ने जा रहे हैं, हम विंड पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा फ्लैशबैक कर लेते हैं कि चीजें क्या क्या कवर हो चुकी हैं। अभी तक हमने आपको इन 5 कक्षाएं जो अभी तक कंप्लीट हुई हैं, उसमें हमने आपको बताया है कि देशांतर और अक्षांश क्या होते हैं। देशांतर और अक्षांश, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या होता है।
फिर हमने आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। फिर हमने वायुमंडल के बारे में चर्चाएं की हैं, क्लाइमेटोलॉजी हमने स्टार्ट किया था, वायुमंडल की संरचना और संगठन। अगर मेरी राइटिंग में कोई दिक्कत आपको समझने में आ जाए तो मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखते रहा करिए। फिर उसके बाद हमने बातचीत की है एक तरीके से सूर्याताप, इंसोलेशन। फिर सूर्याताप के बाद हमने आपको ऊष्मा बजट पर चर्चाएं की हैं, हीट बजट के बारे में चर्चाएं की हैं। फिर ऊष्मा या हम कहेंगे कि हीट बेल्ट, ऊष्मा पेटियों पर चर्चाएं की हैं, उष्णकटिबंधीय से लेकर बाकी कुछ। फिर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को बड़े विस्तार से आपको बताया था कि व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि वायुमंडलीय दाब और वायु दाब पेटियां क्या होती है, प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वायुदाब पेटियां देखी थी, 3 प्रकार की वायुदाब पेटियां थी, यह हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे पवन, आज हम पढ़ेंगे विंड। यहां पर अब ध्यान दीजिएगा कि मैं एक छोटी सी बात पिछली क्लास में बताना भूल गया था, मैं उसको याद करा दूं कि वायुमंडलीय दाब आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है क्योंकि वायु की सघनता कम होती है। तो आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा, इसके 2 उदाहरण बता रहा हूं मैं। जब भी हम मैदानी भाग से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होते हैं। कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि पहाड़ों पर जाने पर कभी कभी कुछ लोगों के नाक में से ब्लड आ जाता है। नाक में से ब्लड इसलिए आ रहा है क्योंकि वायुमंडल का जो दाब है, जो वायुमंडलीय प्रेशर था, जो हमारे बॉडी पर भी लग रहा था, हमने एक जैसा चारों तरफ से लगने के कारण उसको अभी महसूस कभी नहीं कर पाए। चारों तरफ एक जैसा दाब लगता है इसलिए हमारी बॉडी उसको महसूस नहीं कर पाती, लेकिन लगता है। तो जब ऊंचाई में जाएंगे, हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण जो अंदर का ब्लड प्रेशर है, जो अंदर का रक्त दाब है, वो तो कांस्टेंट था, वो तो उतना ही था, पर इसके कम हो जाने के कारण उस रक्त दाब के प्रभाव में जो ब्लड प्रेशर था वह ब्लड शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग पहाड़ों पर जाते हैं तो उनके नाक में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यह भी वायुमंडलीय दाब के कम होने का ही प्रभाव है। मैदानी भागों में यह घटना सामान्यतः नहीं होगी अगर कोई यहां पर चोट या घाव ना लगा हो। या फिर एक और बड़ी घटना आप लोगों ने महसूस की होगी, जब भी आप कभी पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे और अपने जेब में फाउंटेन पेन लेकर जाइए, नॉर्मल पेन लेकर जाइए, जैसे रेनॉल्ट का पेन लेकर चले जाइए या फिर फाइन ग्रिप का पेन लेकर चले जाइए, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ध्यान से देखना, वो जो निडिल थी या जिसमें शाही भरी हुई थी, इंक भरी हुई थी, वह वायुमंडलीय दाब के कारण नीचे की ओर गतिशील और दबाव महसूस करती, इसलिए नीचे रहती है। लेकिन वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर कम हो जाते हैं और उसके कम हो जाने के कारण वो इंक, वो शाई ऊपर की ओर आ जाती है। तो कई बार जो लोग पहाड़ों की ओर जाते हैं और अगर उनके जेब में पेन होता है तो उनके कपड़ों पर शाही फैल जाती है, वो बाहर निकल आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम हो जाने के कारण। तो यह घटना अगर आप लोग कभी पहाड़ों पर गए होंगे तो महसूस किया होगा। कितने लोगों ने इन दोनों में से कोई एक घटना महसूस की है, क्लास के बाद कमेंट्स कर दीजिएगा। तो आइए वापिस जीवन पर आते हैं। मैंने अपनी पिछली कक्षा में सभी लाल लालियों को यह सिखाया था कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब पेटियां मिलती हैं, बेल्ट मिलते हैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर के। हमने आपको बताया था कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। उसके कारण को भी समझाया था क्योंकि यहां सूर्याताप की अधिकता के कारण लगातार हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और हवा के ऊपर उठ जाने के कारण यहां हवा की कमी हो जाती है, इसलिए निम्न दाब उत्पन्न होता है।
वो हवाएं जो ऊपर उठकर गिरती हैं वह 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में गिरती है और वहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण करती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का निर्माण करती है। यह भी हमने आपको बताया था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यहां पर निर्मित होता है और ध्रुवों पर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट निर्मित होता है। अब जहां पर भी दाब में अंतर आएगा, जहां पर भी डिफरेंस होंगे, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हैं और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। तो जनरली जहां पर भी दाबांतर उत्पन्न होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस, दाबांतर उत्पन्न होता है, वहां पर दाबांतर के कारण एक प्रवणता बल पैदा होता है, एक ऐसा फोर्स ग्रेडियंट फोर्स पैदा होता है जो हवाओं को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गतिशील करता है। ऑब्वियसली ये बिल्कुल नेचुरल घटना है कि कहीं पर दो अलग अलग पात्रों को जोड़ दिया है, एक में पानी कम मात्रा में है और एक में पानी पूरा फुल भरा हुआ है, तो पानी अपने आप अधिक से कम की ओर गतिशील हो जाता है, तो हवाएं अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना स्टार्ट हो जाती है। यह एक नेचुरल और ऑटोमेटिक होने वाली घटना है, स्वतः होने वाली घटना है। तो उच्च दाब के कारण निम्न दाब की ओर हवाएं गतिशील हो जाती हैं। याद रखिएगा, जब वायु रुकी हुई है तो उसका नाम एयर वायु है, जब वो गतिमान हो जाती है क्षैतिज रूप में तो उसका नाम विंड होता है, तब उसको हवाएं कहते हैं। यदि कोई वायु रुकी हुई है तो वह वायु एयर है, यदि वह गतिमान क्षैतिज हो जाती है तो वह हवाएं हैं, यदि वह ऊर्ध्वाधर हो जाती है तो वह संवहनीय धाराएं कहलाती हैं। ये शब्द भी मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था, तब हम उनको कन्वेक्शनल करंट के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इतने जो प्रेशर बेल्ट पैदा हुए हैं तो यहां पर भी अपने आप पवनें शुरू हो जाएगी, अपने आप हवाएं शुरू हो जाएगी, जो कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगी। लेकिन इतना जीवन सरल नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर सच में जिंदगी इतनी सरल होती तो क्या बात थी। हाँ, लेकिन लगभग हम मोटे तौर पर कहेंगे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर यदि हवाएं चल रही हैं तो मोटे तौर पर यहां से हवाओं का चलना शुरू होगा और ये हवाएं इस तरीके से लो प्रेशर की ओर अट्रैक्ट होगी, इस तरीके से लो प्रेशर की ओर ये हवाएं अट्रैक्ट हो जाएगी, इस तरीके से यह हवाएं लो प्रेशर की ओर आकर्षित होती चली जाएगी। अभी तो जनरली हम इतना बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो एक बार कमेंट्स करके मुझे बताइए कि क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई कि हां सर, ये प्रेशर बेल्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे और अब इतना तो आइडिया लग गया है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं चलती है। लेकिन वास्तविक रूप में हमारी जो पृथ्वी है वो स्टेबल नहीं है, वो गतिमान है और इस गतिमान के कारण एक जियोस्ट्रॉपिक फोर्स क्रिएट होता है, एक भू विक्षेपी बल पैदा होता है। भू का मतलब पृथ्वी, विक्षेपण का मतलब होता है एक तरीके से टर्न। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, इमेजिन करिएगा ये पृथ्वी मैं घुमा रहा हूं और यहां कोई हवा चल रही है, तो इस पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं की दिशा बदल जाती है। वास्तविक रूप में इस पृथ्वी के कारण एक भू विक्षेपी बल पैदा होता है, एक जियोस्ट्रॉपिक फोर्स क्रिएट होता है जिसको कोरियोलिस बल कहा जाता है, इसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। इस कोरियोलिस बल के कारण हवाओं की दिशा ऐसी नहीं रह पाती जैसी कि दिखाई जा रही है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि यहां हम लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुनते चलना, पृथ्वी पर दाबांतर के कारण पवनों का निर्माण होता है, पवनों का निर्माण होता है।
लेकिन उनकी दिशा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस ये बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा हुआ है। उत्पन्न कोरियोलिस बल के परिणाम स्वरूप दिशा में परिवर्तन होता है। मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, हवा की गति, हवा की स्पीड कोरियोलिस बल पर निर्भर नहीं करती। हवा की स्पीड, विंड की स्पीड कितनी होगी यह दाबांतर पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा दाबांतर होगा हवाओं की गति उतनी ज्यादा होगी। लेकिन जो दिशा है वो दिशा दो कारकों पर डिपेंड करती है। एक कारक तो होता है जो दाबांतर के कारण पैदा हुआ है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर दिशा तय करेगा। लेकिन दूसरा कारक है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विशेष बल कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, उसके कारण उसकी दिशा में बदलाव होते हैं। इस दिशा में कितना बदलाव होगा इस बात को फेरेल साहब ने बड़ा स्पष्ट किया है। तो यहां पर कि दिशा कितनी परिवर्तित होगी, कोरियोलिस बल के कारण, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, वायु की दिशा कितनी परिवर्तित होती है, कितनी परिवर्तित होती है तथा कैसे परिवर्तित होती है, कैसे परिवर्तित होती है, इसे फेरेल के नियम से स्पष्ट किया जाता है। फेरेल के नियम से स्पष्ट किया जाता है। राइटिंग समझने में दिक्कत आए तो मैं जो बोल रहा हूं उस पर जरूर गौर करते चलना। फेरेल साहब ने क्या बताया, आइए जरा इस बात को समझते हैं। महोदय फेरेल ने सबसे पहले बताया तो फेरेल का नियम क्या कह रहे हैं ये महोदय? ये कहते हैं कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण हवा की दिशा, हवा या पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में मुड़ जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह वामावर्त अथवा घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के चलने या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। दिशा में यह परिवर्तन ध्रुवों की ओर अधिक होता है विषुवत रेखा की तुलना में, क्योंकि ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर
लगभग शून्य होता है। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि ये पॉइंट तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का मान कम होता है, सॉरी, विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान लगभग शून्य होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप मुझे बताइएगा कि कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है। इसके लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा क्लास के बाद। अभी आप सुनिए पहले जो मैं समझाना चाहता हूं। फेरेल महोदय क्या बताना चाहते हैं? फेरेल महोदय एक अद्भुत सी बात बताना चाहते हैं। फेरेल महोदय यह बताना चाह रहे हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गतिशील होगी तो उत्तरी गोलार्ध में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब हवाएं जाएगी तो हवाएं घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त मुड़ जाती है। सामान्य रूप से हवा को ऐसे चलना चाहिए था अगर पृथ्वी रुकी हुई होती तो, लेकिन क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है और इसके परिणाम स्वरूप हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से मुड़ जाती हैं घड़ी की दिशा में, और ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हमें कुछ घड़ी की दिशा में पलटती हुई दिखाई देगी। जो हवा ऐसी चलनी चाहिए थी वो ऐसे चलने लग जाती हैं। मतलब रियल में हवाओं की दिशा हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की रह जाती है। यदि मैं उन सभी लाइनों को हटा दूं और आपको दिखाऊं कि हवाएं फिर ऐसी बहने लगती है। लेकिन कोरियोलिस साहब, जो फेरेल साहब है, वो केवल इतनी सी बात नहीं बता रहे, वो एक अद्भुत रहस्य भी खोलते हैं। वो कहते हैं कि यदि यही बात हम ध्रुवों पर करें, ध्रुवों पर यहां हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर होता है, तो ध्रुवों पर तो यह दिशा का परिवर्तन घड़ी की दिशा में होगा, लेकिन विषुवत रेखा पर दिशा में जितना परिवर्तन होता है उससे ज्यादा परिवर्तन यहां होगा लाल लालियो। मतलब हवा कुछ इस तरीके से दिशा बदल देगी, जो ऐसी होनी चाहिए थी वो अब इतनी मुड़ जाएगी। फेरेल साहब ये बताते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में हवाएं बदल जाती हैं। यहां पर हाई प्रेशर है और दक्षिणी गोलार्ध में हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं ऐसी चलनी चाहिए थी, तो घड़ी के चलने की, ये घड़ी की चलने की सुई की दिशा है, वो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाती हैं। मतलब हवाओं की दिशा इस तरीके से हो जाती है और दिशा में होने वाला यह परिवर्तन यदि किसी कारण से होता है तो यह है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यहां भी वही बात कि विषुवत रेखा पर दिशा जितनी बदलेगी उससे ज्यादा दिशा ध्रुवों की ओर बदलती है। क्या पहले तो ये बात क्लियर हो रही है? और ये हवाओं का दिशा परिवर्तन केवल ऐसी जगह पर ही नहीं, किसी लोकल जगह पर भी, मतलब किसी भी जगह पर, पृथ्वी के किसी भी जगह पर कहीं पर कोई हवा पैदा हो रही है, इमेजिन करते हैं इस जगह एक छोटी सी हवा पैदा हो रही है जो ऐसे गतिमान थी, तो वह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में अपनी दिशा बदल देगी। ये कोरियोलिस बल, ये फेरेल का नियम हर उस हवा पर लगेगा जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो रही है। सभी पर यह फेरेल का नियम लगता है। ऐसा मत सोचना कि केवल व्यापारिक और जिन पवनों का आज हम जिक्र करेंगे उसी पर लगता है, सभी पर लगता है। फिर वो हमारे देश की मानसूनी पवने भी क्यों ना हो, फिर वो समुद्र समीर और पर्वत समीर भी क्यों ना हो, सी ब्रिज, माउंटेन ब्रिज भी क्यों ना हो, वो कोई भी हवा हो, उसकी दिशा में परिवर्तन होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो हमने देखा कि इस पृथ्वी पर जब हवा निर्मित होती है, पवने बनती हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है दाबांतर, दाब में अंतर। उसकी गति कितनी होगी वो दाबांतर पर तय करती है, लेकिन उसकी दिशा कैसी होगी वो दो कारकों पर निर्भर करती है। दाबांतर, उच्च दाब से निम्न दाब पहला, और कोरियोलिस बल दूसरा, जिसे फेरेल महोदय ने स्पष्ट किया कि हवा की दिशा क्या बदलेगी। कोरियोलिस एक बल है और उस बल से होने वाले प्रभाव को समझाते हैं फेरेल महोदय। जैसे आपने अगर कभी साइंस पढ़ा होगा तो एक विशेष प्रकार की विद्युत धारा निर्मित होती है
जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, लेंज के नियम से बताई जाती है, वैसे फेरेल साहब ने एक नियम बताया है दिशाओं को बताने के लिए। अब यहां हमें क्या समझना है, सभी लोग ध्यान से सुनना। इस पृथ्वी पर जो पवने होती है ना, लाल लालियो पवने, वो 3 प्रकार की होती हैं। वह पवनों को भूगोल शास्त्रियों ने 3 भागों में बांटा है। उनका प्रभाव पृथ्वी के कितने हिस्से पर है और वह किस तरीके से निर्मित होती है। पहली पवनों को नाम दिया गया है प्राथमिक पवने, प्राइमरी विंड। प्राथमिक पवने ऐसी पवने जो पूरे पृथ्वी पर मिलती हैं, जो पूरे पृथ्वी पर मिलती हैं, पूरे साल इनकी दिशा सेम रहती है, पूरे वर्ष इनकी दिशा समान रहती है, इनकी दिशा समान रहती है। लगभग लगभग पूरी पृथ्वी पर, लगभग पूरी पृथ्वी पर एक समान प्रभाव उत्पन्न करती है। मतलब इन पवनों के कारण ऑस्ट्रेलिया में जो प्रभाव उत्पन्न होगा, अगर वो पवने ब्राजील में मिलती है तो वहां भी वही प्रभाव उत्पन्न होगा। यदि वो प्रभाव भारत में पवने मिलती है तो जो प्रभाव भारत पर उत्पन्न होगा वो प्रभाव बाकी पर भी उत्पन्न करता है। तो पूरी पृथ्वी पर लगभग एक समान प्रभाव होता है। और ये 3 डायमेंशनल, 3 विमीय संचरण का निर्माण करती है, 3 डायमेंशनल सर्कुलेशन का निर्माण करती है, त्रिविमीय संचरण का निर्माण करती है ये पवने। 3 डायमेंशनल हम पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है। ये केवल जमीन पर ही नहीं मिलती, ये आसमान में भी मिलती है, मतलब पूरी तरह से ऊंचाई के साथ भी मिलती है। हम देखेंगे कि किस तरीके की चर्चाएं होती हैं। इनमें परिवर्तन से द्वितीयक और तृतीयक पवने निर्मित होती है। द्वितीयक और तृतीयक पवने निर्मित होती है। सेकेंडरी और टर्शरी पवने निर्मित होती है और इनका निर्माण दाब पेटियों के कारण होता है। जो पृथ्वी पर दाब पेटियां मिलती हैं, दाब पेटियों के कारण यह उत्पन्न होती है। ये प्राथमिक पवने हैं और हमें लाल लालियों प्राथमिक पवने 3 पढ़नी है आज ही। व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड, पछुआ पवने, वेस्टर्लीज, ध्रुवीय पूर्वा पवने, पोलर ईस्टर्लीज पवने पढ़नी है हमें। ये हमें आज पढ़नी है। प्राइमरी विंड कैसी होती है, कैसे बनती है, क्या प्रभाव होता है। फिर दूसरी पवने होती है जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, सेकेंडरी विंड, द्वितीयक पवने। द्वितीयक पवने यह विशिष्ट स्थान पर ही मिलती है, जैसे समुद्र के किनारे मिलेगी, घाटियों में मिलेगी, पर्वत पर मिलेगी, भारत के विशेष भागों में मिलेगी। दूसरा, इनकी दिशा एक निश्चित समय में बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है इनकी। इनका प्रभाव एक निश्चित भूभाग पर होता है, एक लिमिटेड एरिया पर इनका प्रभाव होता है, एक निश्चित भूभाग पर इनका प्रभाव होता है। यह प्राथमिक पवनों से निर्मित होती है, प्राथमिक पवनों में परिवर्तन से बनती है। और यह भी 3 प्रकार की पढ़नी है हमें, समुद्र समीर और स्थल समीर, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज। समुद्र समीर, स्थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर और मानसूनी पवने, मानसूनी विंड। 3 तरीके की पवने हमें इसे पढ़नी है।
और तीसरी पौने जो कि हम अगली क्लास में ही कवर करवा देंगे, तृतीयक पौने टर्शरी विंड कहलाती है, टर्शरी विंड कहलाती है। इन प्राथमिक पवनों को स्थायी पौने भी कहते हैं, प्राथमिक को स्थायी पौने। इन्हें मौसमी पौने भी कहते हैं, मौसमी, और इन्हें स्थानिक पौने भी कहते हैं, लोकल विंड भी कहते हैं, स्थानिक पौने। यह हमें दो प्रकार की पढ़नी है, गर्म और ठंडी। ये बहुत ही छोटे से भूभाग में निर्मित होती है, किसी विशिष्ट मौसम में निर्मित होती है, इनकी दिशा निश्चित नहीं होती है और यह केवल बहुत छोटे भाग पर ही अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। तो गर्म और ठंडी, इस प्रकार से हमें पवनों को पढ़ना है। तो पृथ्वी पर पवने तीन प्रकार की मिलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, परमानेंट, सीजनल और लोकल। इनके बारे में कुछ बातें याद रखना, इनके बारे में कुछ बातें याद रखना, उनके बारे में कुछ बातें लिख लेना। और प्राइमरी पौने हमें तीन प्रकार की पढ़नी है। अगर राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो आइए जरा इधर देख लीजिए। प्राथमिक पौने व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पौने। द्वितीयक पौने समुद्र समीर, स्थल समीर, पर्वतीय समीर, घाटी समीर, मानसूनी पौने। और तृतीयक पौने हमें दो प्रकार की पढ़नी है, गर्म और ठंडी पौने। वास्तविक रूप में पौने इतने प्रकार की मिलती है इस पूरे पृथ्वी पर। तो सबसे पहले हम प्राथमिक पवनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्राथमिक पवनों के बारे में मैंने कुछ बेसिक बातें आपको बताई हैं। सबसे पहली प्राथमिक पवन व्यापारिक पवनों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हैं व्यापारिक पवने, अंग्रेजी में इनको ट्रेड विंड कहते हैं। पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं ताकि याद करने में आसानी जाए। इन्हें स्टर्लीज भी कहा जाता है, स्टर्लीज, वो पोलर स्टर्लीज थे। इन्हें स्टर्लीज, पूर्वा पौने भी कहा जाता है, पूर्वा पौने, पूर्वा पौने भी कहते हैं। अभी पता चल जाएगा कि पूर्वा पौने क्यों कहते हैं। यह उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब के मध्य बहती है, निम्न दाब के मध्य प्रवाहित होती हैं। अर्थात यह पौने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ एवं 30 डिग्री साउथ से 5 डिग्री साउथ के मध्य प्राप्त होती है क्रमशः। घबराना नहीं, हर एक पॉइंट। सबसे पहले तो आइए जरा इस पवनों को देखें तो सही। तो अभी हमने चर्चाएं की थी, हमें यह पता है कि 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर के मध्य, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के मध्य एक निम्न दाब का जोन मिलता है जिसका नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्योंकि वहां से हवाएं ऊपर उठती हैं और संवहन करते हुए ऊपर उठकर गिरती हैं 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, 30 डिग्री नॉर्थ 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में। इधर भी वैसे ही हवाएं ऊपर उठकर गिरती हैं 30 डिग्री साउथ 35 डिग्री साउथ के मध्य में, और यहां पैदा करती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट।
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहां पर हवाएं चलनी क्या चाहिए थी? यहां हवाएं चलनी चाहिए थी उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर। सभी को इतना तो पता है ना, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो इन्हें उत्तरी गोलार्ध में चलना ऐसे चाहिए था, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण कोरियोलिस बल क्रिएट होता है। ड्यू टू दिस कोरियोलिस फोर्स, डायरेक्शन ऑफ दिस विंड चेंज एंड इट्स बिकम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जरा ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे लाल लाली, ज्योग्राफी में हवा कहां से आ रही है वही उसका नामकरण होता है। हवा कहां से आ रही है, ध्यान से देखो, हवा इस नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन से आ रही है इस ओर। तो कहां से हवा आ रही है, यही हवा की डायरेक्शन तय करता है ज्योग्राफी में। तो वास्तविक रूप में इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए थी, नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए थी। बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हुई दिखती हैं, और उत्तर पूर्व से आने के कारण इन्हें पूर्वा पौने कहते हैं। और ऐसा नहीं कि उत्तर पूर्व से आने कारण पूर्वा ऊपर की, इधर भी देखो नीचे वाली भी, दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण फेरेल साहब ने कहा कि दिशा बदल जाएगी घड़ी की विपरीत दिशा में, और महोदय ये हवाएं ऐसी चलने लग जाएगी, ऐसी हवाएं चलनी लग जाएगी इस तरीके से। तो देखिए ओरिजिन इसका कहां लग रहा है, ये ऐसी चल रही है ना, देखो जरा ध्यान से, इस ओर से ऐसी जा रही है। तो ज्योग्राफी में ओरिजिन के आधार पर नामकरण रखा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होनी चाहिए थी, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, और दक्षिण पूर्व से आने के कारण ही इन्हें पूर्वा पवनों के नाम से जाना जाता है। कितने लोगों के मस्तिष्क में ये हवाओं का डायरेक्शन क्लियर हो पाया? कितने लोग बिल्कुल बारीकी से समझ पाए कि दिशा होनी क्या चाहिए थी लेकिन क्या हो गई? और क्या ये पॉइंट समझ में आया कि 30 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ से 5 डिग्री साउथ के मध्य चलती है ये हवाएं? ये भी आपको बताया मैंने। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से विषुवतीय इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है, ये पॉइंट भी समझाया मैंने। इधर ध्यान देना, जिनका अभी जवाब आया है, एक लाली सलोनी, वो कह रही क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सिंपल सा है, हवाओं को चलना चाहिए था, हवाओं को चलना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन वो हवाएं इस तरीके से चलेगी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वे हवाएं इस तरीके से मुड़ जाती है। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझिएगा सभी लोग। तीसरा पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम हो जाती है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होनी चाहिए थी, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाती है। और क्योंकि यह पूर्व से आती हुई दिख रही है, इसलिए इन्हें पूर्वा पौने भी कहा जाता है। अब जो मैं बातें बताना चाह रहा हूं, गौर से सुनना। अब यहां पर और भी इंटरेस्टिंग बातें सुनते चलिएगा। ये पौने इस जगह पर बहुत प्रभाव डालती है, बहुत बहुत भयानक प्रभाव डालती है। इधर गौर करिएगा जरा ध्यान से। इस जगह पर 30 से 35 डिग्री पृथ्वी अगर आपके पास रखी हो, ग्लोब रखा हो, तो जरा उस पर गौर करना। इस 30-35 के बीच वाला ये जो क्षेत्र है ना, अब इमेजिन करना, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है, यहां पर एक महाद्वीप है, मान के चलिए यहां कोई महाद्वीप है। तो इन पौनों, ये समुद्र है, सोचिए कि ये पूरा समुद्र है, इमेजिन करिए ये पूरा समुद्र है। तो ये पौने यहां पर इस तरीके से गतिमान होगी, इस तरीके से ये पौने गतिमान होगी। तो लाल लालियो, ये समुद्र से स्थल की ओर जब आएगी तो समुद्र में वाटर वेपर ज्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि पानी है, थोड़ा भी गर्म हुआ कि वाटर वेपर बनाएगा, वो वाटर वेपर थोड़ा बहुत मात्रा में जितना भी। तो वाटर वेपर के कारण ये महाद्वीप का ये पूर्वी भाग होगा। इधर हम कहेंगे ईस्ट है, इधर हम कहेंगे वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर, लाल लालियों, महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर इन पवनों के कारण घनघोर बारिश होती है, काफी ज्यादा बारिश होती है इन पवनों के कारण। कहां पर? महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर ये अत्यधिक बारिश करती है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, इनकी आर्द्रता खत्म हो जाएगी, और जब ये पश्चिमी भाग पर पहुंचेगी तो यहां पर बारिश नहीं कर पाएगी। इसलिए इन अक्षांशों में जो महाद्वीप मिलते हैं, उन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में बड़े बड़े मरुस्थल मिलते हैं। फिर वो भारत का थार मरुस्थल हो, या अफ्रीका का सहारा हो, या फिर दक्षिण अमेरिका का पेटागोनिया वाला मरुस्थल हो, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल क्यों ना हो, या फिर वह दक्षिण अफ्रीका का, या फिर अफ्रीका में मिलने वाला वह कोई और मरुस्थल क्यों ना हो। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? ये बात आप समझ पा रहे हैं कि यह पौने महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर तो भारी वर्षा करते हैं, लेकिन इन अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर यह बारिश नहीं कर पाती। इसलिए इन अक्षांशों के महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर बड़े बड़े मरुस्थल मिलते हैं। ये मरुस्थल मिलने का एक बड़ा कारण है। लेकिन अभी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान से देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूं, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इन पवनों के बारे में जरा गौर से देखिएगा सभी लोग। इस 30 से 5 डिग्री ये जो पौने मिल रही है, ये कोई साधारण नहीं है, ये जादुई पौने हैं। ये पूरे पृथ्वी के इस हिस्से पर बहुत प्रभाव डालती है। ये मान लीजिए कि एक महाद्वीप है
और ये पूरा का पूरा महासागर है। इमेजिन करिएगा, अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं और वो जो इमेजिनेशन मैं चाह रहा हूं आपके लिए, मान लीजिए कि यहां पर एक और महाद्वीप है, यहां पर एक और महाद्वीप है। जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस पर प्लीज गौर करिएगा। मान लीजिए कि यहां पर ऐसे 3 महाद्वीप है। तो जब ये पवने चलती, आपने इतना तो देखा होगा ना सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में, कि जब हवा चलती है और जमीन से जब चलती है तो जमीन की धूल उड़ा के ले जाती है, जमीन की धूल उड़ा के ले जाती है। तो जब ये हवा समुद्र के साथ चलेगी, समुद्र की सतह पर चलेगी, तो समुद्र के ऊपर के पानी को ढकेल देगी। तो याद करिए, समझिए इस बात को कि जब ये पवने यहां चलती हैं तो ये समुद्र के गर्म पानी, समुद्र के ऊपर का पानी जो सूर्य प्रकाश के कारण गर्म हो गया है, वो ढकेल देती है और यहां पर समुद्र का गर्म पानी जमा हो जाता है। यहां तापमान समुद्र के पानी का ज्यादा मिलता है क्योंकि इन हवाओं ने इस पानी को जमा कर दिया है। वैसे ही ये हवाएं यहां भी उस गर्म पानी को यहां जमा कर देती हैं। लेकिन अद्भुत बात क्या है, जब समुद्र का ऊपर का पानी निकल जाएगा, ऊपर का पानी हट जाएगा, तो उस जगह पर जहां से पानी हट गया है वहां पर समुद्र में साधारण से ठंडा पानी इस जगह मिलेगा। तो इसको हम नाम देते हैं शीत जल उद्वेलन। शीत जल उद्वेलन का क्षेत्र होता है, कोल्ड वाटर अपवेलिंग का क्षेत्र होता है, शीत जल उद्वेलन का क्षेत्र होता है लाल लालियों। इसे थोड़ा सा समझिएगा। मतलब महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर गर्म पानी, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे के पास गर्म पानी जमा मिलता है और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे के पास ठंडा पानी मिलता है। ये एक और कारण रहा कि यहां ठंडा पानी मिलने के कारण वाष्पीकरण नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे और इस कारण से यहां पर रेगिस्तान पैदा हो जाएगा। पर मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि ये जो महाद्वीपों का पूर्वी भाग है, पूर्वी मतलब समझ में आ रहा होगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये जो महाद्वीपों का पूर्वी किनारा है, ये महासागर का पश्चिमी भाग है। मतलब एक ही मीनिंग है ये, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर या महासागर के पश्चिमी भाग पर गर्म पानी का संग्रहण होता है। किसके कारण? इन पवनों के कारण। क्या ये पॉइंट आपके समझ में आ रहा है? और दोनों बातें एक है। अब यहां कंसेप्ट की बात आएगी जो किताबों में जनरली आप समझ नहीं पाएंगे। यहां आप मुझे धन्यवाद कर सकते हैं कि सर आज आपने हमें समझाया, क्योंकि ये चीज कोई मास्टर ही आपको समझा पाएगा कि जो महाद्वीपों का पूर्वी भाग है वो इस महासागर के लिए, इस महासागरीय हिस्से का वो पश्चिमी भाग है। तो कभी कभी एग्जामिनर कह सकता है कि उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर बड़े बड़े रेगिस्तान क्यों है? तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, इन व्यापारिक पवनों के कारण यहां वर्षा कम होती है और इन किनारों पर शीत जल उद्वेलन मिलता है, कोल्ड वाटर अपवेलिंग मिलता है। या महासागरों के पूर्वी किनारे पर ठंडा पानी क्यों मिलता है? तो भी उसका कारण व्यापारिक पवने ही आएगा। व्यापारिक पवनों के कारण महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, महाद्वीपों का पश्चिमी किनारा कहो या महासागर का पूर्वी भाग कहो, ठंडा पानी मिलेगा। पुनः यहां लिखवा दे रहा हूं, महासागर के पूर्वी भाग पर या महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर शीत जल मिलता है, शीत जल प्राप्त होता है। ये इसीलिए यहां ठंडी जलधाराएं मिलती हैं
और इस किनारे पर गर्म जलधाराएं मिलती हैं। जो इन व्यापारिक पवनों को समझ पाएगा वे अपने ओशनोग्राफी के कई कंसेप्ट भी क्लियरली समझ पाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, और एक इंटरेस्टिंग बात समझते चलना जो मैं बताना चाह रहा हूं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यह बता दूं मैं कि हमारे देश का जो मानसून है ना, हमारे देश का मानसून, हमारा देश यहां पर मिलता है लगभग, ये हमारा देश है यहां पर। तो हमारे देश का जो मानसून है, आपको शायद आज पहली बार पता चले, हमारे देश का मानसून और कुछ नहीं है, ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने थी, ये विषुवत रेखा को पार कर जाती है और भारत की ओर मुड़ आती है, और इसी कारण से ये भारत के मानसून का निर्माण करती है। और जब यह भारत के मानसून का निर्माण करती है और जब यह विषुवत रेखा को पार करती है तो फेरेल के नियम के अनुसार दिशा बदल जाती है। आप कहेंगे सर ऐसा क्या हो गया कि दिशा बदल गई? फेरेल के नियम के अनुसार फिर वह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में मुड़ जाती है, और यही कहलाता है फिर दक्षिण पश्चिम मानसून। हमारे भारत में इसी को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी का नाम दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है लाल लाली। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून और कुछ भी नहीं है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। कितने लोगों को आज पहली बार पता चला कि हमारे देश में आने वाला मानसून यही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का विषुवत रेखा को पार करके भारत की ओर मुड़ना होता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सीखनी है अभी आपको, ध्यान से सुनना। ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की हवाएं हैं, ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की पवने हैं जिनका नाम व्यापारिक पवने कहा है, ये दोनों व्यापारिक पवने उत्तर और दक्षिण की यहां पर एक दूसरे से मिलती है, क्योंकि वह एक ही समान नेचर की होती है, क्योंकि उनकी प्रकृति लगभग समान होती है, इसलिए वो एक दूसरे में मिक्स्ड हो जाती हैं, और मिक्स्ड हो जाने के कारण इस जगह पर पैदा करती हैं ITCZ। लाल लालियो, ITCZ नाम तो देखो इसका, इंटर मतलब मध्य का, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के मध्य का, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। नाम को ध्यान से समझिएगा। कन्वर्जन का मतलब होता है जहां चीजें आकर मिलती है, और क्योंकि कौन सी चीज मिल रही है? ट्रॉपिकल मिल रही है, ट्रॉपिकल कन्वर्ट हो रही है, इसलिए ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। और दो ट्रॉपिकल के बीच में इसलिए इंटर ट्रॉपिकल, हिंदी में अंतर उष्ण कटिबंधीय, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसी को कहते हैं ITCZ। तो जैसे ही यहां पर पवने मिलेगी, जैसे ही यहां पर पवने मिलेगी लाल लालियो, जैसे ही ये पवने यहां पर मिलती हैं तो बनाती हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जैसे ही पवने मिलेगी, पुनः यह पवने गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो पुनः यह पवने ऊपर उठेगी, पुनः ऊपर उठेगी तो यह पुनः पवने ऊपर और नीचे गिरेगी। जब गिरेगी तो हाई प्रेशर पुनः पवने चलती जाएगी। तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल पूरा का पूरा फ्लो हो रहा है, 3 डायमेंशनल पूरा का पूरा फ्लो होता है। मैं आपको एक सुंदर चित्र के माध्यम से इसको दिखाने की कोशिश करता हूं, शायद उससे आपको क्लैरिटी और बेटर आ पाएगी। ये पवने ऊपर उठ गई, ठंडी होकर ये पवने गिर गई, और जैसे ही गिरी तो यहां हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, उससे यह व्यापारिक पवनों के रूप में आगे बढ़ी, फिर यहां से पवने गर्म होकर ऊपर उठ गई, और फिर यहां पर यह प्रक्रिया चलती जाती है। ये 3 डायमेंशनल है, जमीन पर व्यापारिक पवनों के रूप में, आसमान में संवहनीय धारा के रूप में, और फिर पुनः यहां पर संवहनीय धारा या
क्षेत्र के रूप में, हॉर्स लेटीट्यूड के रूप में गिरती हैं और फिर वहीं पर व्यापारिक पौने निर्मित होती हैं। ये पूरा 3 डायमेंशनल फ्लो पैदा होता है यहां पर। ये पूरा त्रिविमीय पौनों का पूरा प्रभाव होता है। इसको आईटीसीजेड कहते हैं। और आईटीसीजेड लो प्रेशर बेल्ट क्यों है? क्योंकि आईटीसीजेड में जो हवाएं मिल रही हैं वो दोनों व्यापारिक पौने हैं, जो कि गर्म होकर पुनः ऊपर उठेगी तो वहां लो प्रेशर तो क्रिएट होगा। इसको आईटीसीजेड कहते हैं। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अगर ध्यान से देखें तो ये पौने यहां पर जनरली थोड़ी अधिक मात्रा में, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी ज्यादा मात्रा में ना सही, लेकिन थोड़ी अल्प मात्रा में यहां ज्यादा हैं और यहां हवाएं कम हो जाती हैं। तो एक विषुवत रेखा के साथ हल्की हवाओं का चलना प्रारंभ होता है। इसे प्रतिविषुवतीय पवने कहा जाता है। प्रतिविषुवतीय पवन कहा जाता है, जो दोनों व्यापारिक पवनों के मिलन के कारण पृथ्वी के पश्चिमी भाग में जमा होती है और पूर्वी भाग की ओर गतिशील होती है, क्योंकि पूर्वी भाग से लगातार पवने आती चली जा रही हैं। काउंटर इक्वेटोरियल विंड प्रतिविषुवतीय पवने इन्हें कहा जाता है। पर अभी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी समझते चलना है। यदि इन पवनों की हम बातचीत करें, जिनको हमने व्यापारिक पवने नाम दिया, इनका नाम वास्तविक रूप में कुछ किताबें कहती हैं कि ये व्यापार में मदद करती थी, इसलिए व्यापारिक रखा गया है। जबकि कई किताबें, बड़े राइटर जैसे कि खुल्लर साहब कहते हैं कि ट्रेड जर्मन शब्द है, जिसका वास्तविक मतलब होता है ट्रैक, और ट्रैक का मतलब होता है निश्चित मार्ग पर चलने वाली पौने, और इस कारण से इसका हिंदी सन्मार्गी पौने भी कहा जाता है। इन्हें पूर्वा पौने, सन्मार्गी पौने भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे साल भर एक निश्चित दिशा में गतिशील होती है। ये पूरे साल भर एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती हैं और पूरे पृथ्वी पर इन पवनों का हमें प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए इनको सन्मार्गी पवने भी कहा जाता है। तो भारत में मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं पवनों के कारण समुद्र में ठंडा और गर्म पानी का डिफरेंस होता है। इन्हीं पवनों के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर बड़े बड़े मरुस्थल इन अक्षांशों के बीच में मिलते हैं। तो क्या ये सारे पॉइंट अब आपके समझ में आ चुके हैं? किसी को समझा सकते हैं? ये काबिलियत आ गई है कि सर अब हम किसी को समझा सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को समझा सकते हैं तभी जाकर रियलिटी में आपके समझ में आया है, मैं ऐसा मानता हूं। अब आते हैं दूसरी पवनों पर, जिसका नाम है पछुआ पवने। पछुआ पवने, वेस्टर्लीज पछुआ पवने हैं, लाल लाल ये। आइए जरा देखते हैं। यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हैं, यहां पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हैं। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हैं, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हैं। ये 0 डिग्री, ये 5 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री नॉर्थ। ये 5 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 65 डिग्री साउथ। तो ये पौने भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। लेकिन यहां भी तो कोरियोलिस बल आएगा, और यहां पर तो ध्रुव के नजदीक है।
कोरियोलिस बल इसको तो और भी ज्यादा मोड़ देगा। तो इनकी वास्तविक दिशा कुछ ऐसी हो जाएगी, इनकी एक्चुअल डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। यहां पर भी कोरियोलिस बल के कारण एंटी क्लॉकवाइज घड़ी इधर जाएगी, तो उल्टा चलना है, यहां घड़ी की दिशा में चलना है तो वो एक ही डायरेक्शन रियलिटी में। अब जरा गौर करिएगा सभी लोग, जो मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कहां मिलती है? यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के मध्य मिलती है। समझ में लिखने वाली राइटिंग ना आए तो प्लीज मैं जो बोल रहा हूं उस पर गौर करना। अर्थात यह पवने देखना कहां से चल रही, 35 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के मध्य मिलती है। दूसरा पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर होनी चाहिए थी, लेकिन कोरियोलिस बल के प्रभाव में फेरेल के नियमानुसार यह उत्तरी गोलार्ध में, ये अब दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो अब ये साउथ वेस्ट से ओरिजिन माना जाएगा, साउथ वेस्ट से ओरिजिन नॉर्थ ईस्ट की ओर। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानी जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सेम ऐसा ही लिखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए थी, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रतीत होती है। और यह क्योंकि पश्चिम से आती हुई दिख रही, इसलिए इसका नाम वेस्टर्लीज। पछुआ मतलब पश्चिम से आने वाला, वेस्टर्लीज अंग्रेजी शब्द वेस्टर्लीज, हिंदी में पछुआ, पश्चिमी पौने भी आप कह सकते हैं। जैसे उसको पूर्वा कहा था, इसको पछुआ पौने कहा जाता है। इन पौनों के कारण ठीक उल्टा होगा भाई। जहां पर इन पौनों की अगर हम बातचीत करें तो इन पौनों के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर तो बारिश अच्छी होगी, जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह में पश्चिमी भागों पे तो बारिश अच्छी होगी, लेकिन पूर्वी भाग पर बारिश कम होती है, इसलिए इधर थोड़े थोड़े मरुस्थलीय जैसी घटनाएं मिलती है। लेकिन क्योंकि यहां पर बारिश होने के एक दूसरे कारण भी जिम्मेदार हो जाते हैं, चक्रवातीय कारण भी आ जाते हैं, इसलिए इतने बड़े तीव्र रूप में मरुस्थल नहीं मिलते। हाँ, लेकिन जैसी हमने बात वहां की थी वैसी बातचीत यहां पर भी होती है, लेकिन ठीक उल्टी होती है। तो इस पवनों के कारण महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है वो अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये पॉइंट तो सही है।
दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि यहां समुद्र ज्यादा मात्रा में है या समुद्र का एरिया ज्यादा और स्थलीय भाग कम है, इस कारण से ये पौने बहुत ज्यादा सशक्त और मजबूत होती है। सशक्त मतलब एक तरीके से इन पौनों की तीव्रता दक्षिणी गोलार्ध में, केवल दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ज्यादा होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की तीव्रता के कारण यहां के स्थानीय लोगों ने 40 डिग्री वाले पवन को 50 डिग्री वाले पर और 60 डिग्री पर मिलने वाली 40 डिग्री अक्षांश पर, 50 डिग्री अक्षांश पर और 60 डिग्री अक्षांश पर मिलने वाली इन पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 कहा है। इन पवनों की तीव्रता के कारण, इन पवनों की गति के कारण यहां के स्थानीय नाविकों ने इन्हें गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 जैसे नाम दिए हैं। रोरिंग 40s, फ्लोरियस 50s और श्रिंकिंग 60s, गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 कहा गया है। पर केवल दक्षिणी गोलार्ध में मिलने वाली पछुआ पवनों के लिए बातचीत है, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों के लिए। बाकी पछुआ पवनों में कुछ ज्यादा बातें आपको याद रखनी नहीं है। हाँ, यहां पर भी 3 डायमेंशनल देख लीजिए। यहां पर भी अब क्या होगा कि यहां पवने जाएगी, फिर यहां पर गर्म हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठेगी, ऊपर होने उठने के कारण फिर ठंडी होगी, कुछ इधर गिरेगी ध्रुवों पर और कुछ इस ओर गिरेगी। फिर जैसे यहां गिरेगी तो यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, फिर ये हवा इधर चलेगी पछुआ पवनों के रूप में, इधर चलेगी व्यापारिक पवनों के रूप में, दोनों तरफ हवाओं का बंटवारा हो जाएगा। तो लगभग पछुआ पवनों के बारे में इतनी बातें जरूर याद रखना कि पछुआ पवने जनरली महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर अधिक वर्षा प्रेरित करती है और दक्षिणी गोलार्ध में इन पछुआ पवनों को 40, 50 और 60 डिग्री पर इनकी तीव्रता के कारण गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 नाम दिया गया है। इन तीनों पछुआ पवनों को ब्रेव वेस्टर्लीज मतलब बहादुर पछुआ पवने कहा जाता है। इन तीनों को एक साथ बहादुर पछुआ पवने कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में बहादुर पछुआ पवने। अब यहां पर तीसरी पवनों के बारे में चर्चाएं करें हम, ध्रुवीय पूर्वा। और ये रियल में पूर्वा दिखेगी क्योंकि अब तो ध्रुवों पर हम पहुंच रहे हैं जहां कोरियोलिस बल के प्रभाव स्वरूप, अत्याधिक कोरियोलिस बल के कारण यहां पर तो पवने बिल्कुल पूर्व से मुड़ती हुई दिखाई देगी। यहां पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, हवाएं ऐसी चलनी चाहिए थी। यहां पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहां पर हवाएं ऐसी चलनी चाहिए थी, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं इतनी मुड़ जाती हैं कि सच में ऐसा लगता है कि पूर्व से आ रही है, ऐसा लगता है कि ये ईस्ट से आ रही हैं। यहां पर भी जब हवाएं मुड़ जाएगी तो घड़ी की विपरीत दिशा में, और दिशा इतनी मुड़ जाएगी कि ऐसा लगेगा कि सच में पूर्व से पवने आ रही है, ये पवने पूर्व से आ रही हैं, ऐसा प्रतीत हो जाएगी। इसलिए इनको पूर्वा पवने कहते हैं। पर इन पवनों की खासियत, यह पवने शुष्क होती है, शुष्क ड्राई होती है, ठंडी और ड्राई पवने होती है। इनके कारण पूरे के पूरे क्षेत्र में तापमान गिर जाता है। इन पवनों के कारण पूरे क्षेत्र में लो टेम्परेचर और निम्न तापमान की तूफानी हवाएं चलती हैं। यहां पर एक दूसरी बड़ी बात है कि ये पवने कहां मिलती हैं? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के मध्य, अर्थात उत्तरी ध्रुव से 65 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी ध्रुव से
65 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध में मिलती है। इनकी दिशा कोरियोलिस बल के कारण इतनी बदल जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह लगभग पूर्व से आ रही हो, इसलिए इन्हें ध्रुवीय पूर्वा पौने कहा जाता है। यहां पर इन पौनों के कारण लाल लालियो ध्यान से सुनना, इन पौनों के कारण एक अद्भुत सी बात, यहां पर भी 2 पौने मिली थी, यहां पर भी 2 पौने मिली थी, लेकिन इन दोनों पौनों का नेचर सेम था, समान टेम्परेचर था और इस कारण से ITCZ बनाती है। लेकिन यहां तो एक गर्म है, ये उतनी ठंडी पवन नहीं जितनी ऊपर वाली है, और ये ठंडी पवने हैं, तो ये ठंडी और गर्म पवने मिश्रित नहीं होती है। ठंडी और गर्म पवनों के यहां आमने सामने आ जाने के कारण इस जगह पर वाताग्र बनते हैं, फ्रंट बनते हैं। अंग्रेजी में क्या होता है वाताग्र हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो इतना याद रखेंगे कि यहां की ठंडी हवा और यहां की गर्म हवाओं के मिलने पर वो मिश्रित नहीं होती, बल्कि वाताग्र बनाती है, फ्रंट बनाती है। वाताग्र जनन की प्रक्रिया होती है यहां पर इन दोनों पवनों के कारण, और इन्हीं वाताग्र जनन के कारण यहां एक चक्रवात निर्मित होता है जिसको शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति में मददगार होती है ये। टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति में जिम्मेदार होती है ये दोनों पौने, ध्रुवीय पूर्वा और पछुआ पौने। अभी हम पढ़ेंगे वो कैसे होता है, अभी आज का विषय नहीं है, बस अभी हमने इसकी क्वालिटीज लिखे, कैरेक्टर लिखे, आपको डायरेक्शन बताई। अब आइए जरा एक 3 डायमेंशनल चित्र समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी को मैंने लिटा दिया है, यहां पर विषुवत रेखा है मतलब 0 डिग्री है, ये नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। तो देखना 3 डायमेंशनल जो बताना चाह रहा हूं मैं प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहे तो घटनाक्रम क्या हो रहा है रियल में। सूर्याताप के कारण यहां से हवाएं ऊपर उठती हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इसके कारण यहां लो प्रेशर नीचे क्रिएट हो जाता है। यह हवाएं ठंडी होकर पृथ्वी के 30-35 डिग्री पर गिरती हैं, जहां उच्च दाब पैदा होता है, और वहां से उच्च दाब के कारण हवाएं चलती है जिन्हें व्यापारिक पवने कहते हैं। तो एक पूरा 3 डायमेंशनल सर्कल कंप्लीट होता है, जिसे जियोग्राफी में हेडली सेल कहा जाता है। हेडली सेल, सेल बायोलॉजी में तो था, केमिस्ट्री में भी था, इकोनॉमिक्स में भी सेल आता है, यहां ज्योग्राफी में भी सेल आता है। इसे हेडली सेल कहते हैं। हवाएं यहां पर ऊपर उठती हैं, इन्हें संवहनीय धारा कहते हैं, जिसके कारण प्रतिदिन की बारिश इस जगह पर मिलती है। फिर हवाएं ठंडी होकर गिरती है, और कहां गिरती है? 30 डिग्री नॉर्थ में, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में ये हवाएं नीचे की ओर गिरती हैं। तो यहां पर क्रिएट होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहां क्रिएट होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो लाल लालियो इस बेल्ट के कारण यहां एक हवा पैदा, इस बेल्ट के कारण यहां जो हवा पैदा होती है उसका नाम था व्यापारिक पवने, जो जमीन पर उत्पन्न होती है कुछ ऊंचाई पर, इन्हें हम व्यापारिक पवने कहेंगे। व्यापारिक पवने कहा जाता है इन्हें। कुछ भूगोल शास्त्री प्रति व्यापारिक पवने कहते हैं। और ये जो 3 डायमेंशनल पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है, इन दोनों को हेडली सेल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को हेडली सेल के नाम से जाना जाता है। फिर वैसे ही यहां पर भी कुछ पौने आती है जिन्हें पछुआ पौने कहते हैं। इधर भी कुछ पौने जाती है जिन्हें पछुआ पौने कहते हैं। इन्हें पछुआ पौने कहा जाता है। और यहां पर फिर ये पौने गर्म होकर ऊपर उठती है, और लगभग कुछ पौने इस ओर जुड़ जाती हैं और कुछ पौने ध्रुवों पर गिरती हैं,
और ध्रुवों पर गिरने के कारण यहां पर हाई प्रेशर, तो यहां पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और यहां पर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। यहां पर उसी पैटर्न में हवाएं ऊपर उठती हैं और ये पढ़ा था हमने कि क्यों ऊपर उठती हैं और इस प्रेशर बेल्ट के निर्माण का कारण क्या था। फिर यहां पर पौने नीचे गिरती हैं। यहां पर फिर जो हवाएं उत्पन्न होती है इस हाई प्रेशर के कारण, इन हवाओं को ध्रुवीय पूर्वा पौने कहते हैं। इसे ध्रुवीय, यहां पर जो हवाएं चलेगी ध्रुवीय पूर्वा पौने कहेंगे। ध्रुवीय पूर्वा पौने, इसे फेरेल सेल कहते हैं, फेरेल सेल, इसे फेरेल सेल कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं। हवा वायुमंडल में रियलिटी में ऐसे सेल बनते हैं, ये ध्रुवीय सेल। सेल मतलब सेला, सेला लेटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बंद कमरा। इस तरीके से ये पूरी व्यापारिक पछुआ पौने, ध्रुवीय पूर्वा पौने, इनका पूरा वायुमंडल पर, वायुमंडल मतलब खास करके क्षोभ मंडल, ये सारा खेल क्षोभ मंडल की सीमा में हो रहा है। जो मैंने आपको पढ़ाया था क्षोभ मंडल में ये सारी कहानी हो रही है। क्षोभ मंडल में अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छा चित्र देखना चाहे तो आप इसको ऐसे देख लीजिए। ये इस तरीके से सारा घटनाक्रम हो रहा है। ये व्यापारिक पौने हैं, ये जो लगातार व्यापारिक पौने ऊपर उठ रही है, फिर यहां गिर रही है, फिर यहां से व्यापारिक पौने जमा हो रही है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर नीचे गिर रही है। वैसे ही यह वेस्टर्लीज के रूप में सारी बातें होगी और वैसे ही फिर यहां पर दूसरी चीजों को भी हम देख सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल है, हॉर्स लेटीट्यूड, ITCZ। हम ये फ्रंट वाला एरिया हो जाता है। इस चित्र को भी आप बना सकते हैं। इसमें फेरल सेल, हेडली सेल, पोलर सेल, ध्रुवीय सेल, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने सभी को देखा जा सकता है। तो ये होती है पृथ्वी पर मिलने वाली प्राथमिक पौने। आई थिंक प्राथमिक पौने अब आपके पूरे एक एक कंसेप्चुअल रूप में आगे क्लियर हुई होगी। हम अगली क्लास में अब द्वितीयक और तृतीयक पौनों को पूरी तरह से खत्म करेंगे। दोनों पौनों को अगली क्लास में दयन करेंगे। आप रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, कल कदम कदम बढ़ाए जाकर टारगेट आपका आ जाएगा। तो रिवीजन करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। बाय। शेयर लाइक जरूर करिएगा प्लीज और कमेंट्स करिएगा जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि आखिर ध्रुवीय क्षेत्र पर कोरियोलिस बल का मान अधिक क्यों मिलता है।